प्यारे बच्चों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 विषय भौतिकी के हम लोग छठे यूनिट पर आज चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में है। कुल यदि हम लोग ब्लू प्रिंट की चर्चा करें तो कुल 14 नंबर का प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाने हैं, जिसमें से एक 5 नंबर का दीर्घोत्तरी क्वेश्चन होगा और एक 4 नंबर का वैल्यू बेस्ड अर्थात मूल्य आधारित क्वेश्चन होगा, जबकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन जो है आपका फिल इन वन वर्ड वाला होगा ना, अति लघुत्तरी, एक शब्दों में एक वाक्य में जिसका जवाब देना पड़ता है, जबकि एक क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप का होगा। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग शुरुआत करें। इसमें आप लोगों को अच्छे से पता है कई बहुत सारे चैप्टर पर इसमें आप लोगों ने पढ़ाई किया है, चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो, चाहे वो समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन हो, चाहे गोली पृष्ठ से अपवर्तन हो, प्रिज्म से अपवर्तन हो, चाहे प्रकाशिक यंत्र हो, चाहे तरंग प्रकाशिकी हो, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 घटना आप लोगों ने पढ़ा है। एक है व्यतिकरण, एक है विवर्तन और एक है ध्रुवन। इतने सारे चैप्टर को मिला करके कुल एक यूनिट यहाँ पर होना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करें प्रकाश के परावर्तन से। प्रकाश का परावर्तन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके कोर्स में केवल गोली दर्पण से परावर्तन है, तो गोली दर्पण से हम लोग शुरुआत करेंगे। गोली दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो निश्चित रूप से गोलाकार हो, उसको गोली दर्पण बोला जाता है। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल गोली दर्पण और एक होता है अवतल गोली दर्पण। इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को जानना है। इसका ध्रुव क्या होता है, इसका वक्रता केंद्र क्या होता है, इसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, फोकस दूरी क्या होता है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको हो गया होगा। प्यारे बच्चों, हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। गोली दर्पण जो कि 2 प्रकार का है, अवतल गोली दर्पण और उत्तल गोली दर्पण, उसके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है ये हम लोग अब देखने वाले हैं। इसके लिए आपको अच्छे से पता है चिन्ह परिपाटी आपको पता होनी चाहिए। चिन्ह परिपाटी में सबसे पहली बात होता है कि प्रकाश की किरण को हमेशा बाईं ओर से आपतित करवाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है समस्त दूरियों का जो मापन है वो ध्रुव से किया जाता है। तीसरा है आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापी जाती है वो पॉजिटिव होगा, जबकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी मापी जाएगी वो नेगेटिव होगा। साथ ही साथ मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी मापेंगे वो धनात्मक होगा और मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरी मापेंगे वो ऋणात्मक होगा। प्यारे बच्चों, इस चिन्ह परिपाटी के आधार पर ये तय हो जाता है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव होता है। आइए प्रतिबिंब निर्माण का हम लोग ये चिन्ह परिपाटी हम लोगों ने देखा। इसके बाद कुछ नियम है प्रतिबिंब रचना के, कुछ नियम है। पहला ये बोलता है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है वो परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है, अच्छी बात है। जबकि दूसरा नियम ये बोलता है यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के दर्पण पर आपतित होता है
तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। तीसरा ये बोलता है यदि किरणें जो है वो वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित हो तो वो बगैर विचलन हुए उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये कुछ नियम है। आइए अब हम लोग जाने कि अवतल दर्पण के सामने अलग अलग स्थितियों में यदि वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, किस आकार का बनेगा, ये सब हम लोग देख लेते हैं। यदि वस्तु अनंत पर हो, अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस पर बनता है, बिंदुनुमा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये सारी चीज़ अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एक एक नंबर की तैयारी हो जाएगा। ये चित्र बनाने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में। दूसरा, यदि वस्तु जो है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। एक चीज याद रखिए, यदि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है मतलब वो वास्तविक ही है। अगला सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और प्रतिबिंब की लंबाई ठीक वस्तु के लंबाई के बराबर होगा और वस्तु उल्टा होगा। वस्तु उल्टा नहीं होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो बड़ा मस्त खासियत है, देख लो, है ना। यदि वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और ठीक वस्तु के लंबाई के बराबर का प्रतिबिंब बनेगा, है ना। उल्टा बनेगा और उल्टा बनेगा मतलब वास्तविक बनेगा। यदि हम वस्तु को और पास ले आए अभी वक्रता केंद्र पर था, वक्रता केंद्र से और बढ़ाइए आप लोग ध्रुव की ओर और ये जो वस्तु है वो चला जाए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है मतलब वो वास्तविक बनता है। यदि हम लोग वस्तु को मुख्य फोकस पर ही रख लें तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है मतलब वास्तविक होता है। आखिरी पोजीशन है और ये जरा हट के पोजीशन है, सबसे हट के पोजीशन है। यदि वस्तु को हम लोग मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच ले आए तब एकदम अलग सा हो जाता है। बोले अलग सा क्या, अब सामने बनता नहीं है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चला जाता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। सीधा बनता है मतलब आभासी है, आभासी बनता है। तो अवतल दर्पण में केवल एक ही पोजीशन है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है मतलब आभासी बनता है, बाकी सारी पोजीशन में हमेशा उल्टा बनता है और वो वास्तविक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में आता है ना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा खाली स्थान बनता है, तो हमेशा सीधा नहीं बनता, है ना। केवल एक पोजीशन है जब प्रतिबिंब उसमें सीधा बनता है, बाकी हमेशा उल्टा ही बनता है। हमेशा सीधा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में ही बनता है, अवतल में नहीं बनता, अवतल में नहीं बनता। अवतल में कभी उल्टा और एक पोजीशन में सीधा, बस। चलिए, तो छोटे छोटे अंक के लिए इन सबको अच्छे से जान लीजिएगा, देख लीजिएगा। चिन्ह परिपाटी फिर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। अवतल दर्पण है मतलब फोकस दूरी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस या ध्रुव से फोकस तक की दूरी तो है ना। तो ध्रुव से जब जाएंगे फोकस तक तब हमें आपतित प्रकाश के उल्टा दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश को आपतित किधर से करवाया जाएगा, बाईं ओर से, तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा। इसलिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव होता है। चलिए, अच्छी बात है। और इन प्रतिबिंबों को आप लोगों ने देखा, विभिन्न प्रतिबिंबों को, तो आपको पता चल गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब में आप लोगों ने देखा और आभासी प्रतिबिंब में आप लोगों ने देखा कि वस्तु आप लोग देख पाएंगे कि जो फोकस दूरी है वो हमेशा
वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वस्तु के बराबर या उससे बड़ा होगा, जबकि आभासी के लिए निश्चित रूप से ये जो वस्तु की दूरी है वो फोकस दूरी से क्या होगा, छोटा होगा। अच्छी बात है, इन सबको आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो वक्रता त्रिज्या हमेशा नेगेटिव होगी अवतल दर्पण की, यदि हम लोग बात करें। अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा। कुछ और बातें यहाँ पर देख लीजिएगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा वस्तु की दूरी से कम होती है इसमें। और हम लोग प्रतिबिंब की बात करें, सबसे बड़ी खासियत है देखिएगा इसका प्रतिबिंब का, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। सीधा मतलब आभासी ही बनेगा, बिल्कुल ठीक है। और अधिकतम दूरी जो होता है वो फोकस दूरी के बराबर होता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होता। इसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगा, फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगा। चलिए, और प्रतिबिंब कैसे बनता है देखिए, मैंने बोला ना, ये देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है नहीं, इसका प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश हमेशा सीधा बनेगा। यदि वस्तु अनंत पर है तो एफ पर बनेगा, और जैसे जैसे अनंत से हम लोग ध्रुव की ओर लाते जाएंगे, ये जो ए डैश बी डैश है ना, वो ध्रुव की ओर ऐसे खिसकता जाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। हमेशा वाला यदि फिल इन द ब्लैंक आए ना, वह दर्पण जिसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, खाली स्थान होता है, तो उत्तल ही होता है भाई, उत्तल ही होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। बड़ा ही प्यारा सा संबंध है, एफ इक्वल टू r/2। मतलब गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, उसकी आधी उसकी फोकस दूरी के बराबर होती है। या यूँ बोले, गोली दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और इसको यूँ भी बोल सकते हैं, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। दर्पण सूत्र भैया आप लोग देख लीजिएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर f दर्पण की फोकस दूरी है, u ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, नहीं, u जो है ना वो ध्रुव से वस्तु की दूरी है, v जो है वो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। रैखिक आवर्धन की बात कर ले तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों के जो अनुपात है उसको रैखिक आवर्धन बोलते हैं। अर्थात m इक्वल टू I/O। I मीन्स हाइट ऑफ इमेज, O मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो होता है वो -v/u के बराबर होता है। चलिए आगे, यदि हम लोग उपयोग की बात कर लें, बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है। उपयोग बहुत अच्छे से जानिएगा। अवतल दर्पण का यदि उपयोग की बात करें तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण प्रयोग में लाते हैं, है ना, सैलून में, वो होता है अवतल दर्पण। इसी प्रकार से डॉक्टर जो है आँख, नाक, कान, गले आदि अंगों की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसी प्रकार से अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो मोटर वाहनों के हेडलाइट में होता है, हेडलाइट में होता है, याद रखिएगा। दूरदर्शी में भी होता है, सोलर कूलर में भी होता है, सर्च लाइट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। जबकि यदि हम लोग उत्तल दर्पण की बात करें, उसकी उपयोगिता की बात करें, तो सड़क पर जो खंभे लगे होते हैं, है ना, उसमें जो बल्ब होता है उसमें परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण को यूज़ किया जाता है। और चाहे स्कूटर हो, कार हो, बस हो, है ना, इसमें ड्राइवर के आगे दाईं ओर जो साइड में लगा रहता है ना, साइड में मिरर लगा रहता है, वो जो मिरर है वो उत्तल दर्पण के लगे होते हैं। कारण आगे अपन जब छोटे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका कुछ न्यूमेरिकल भी आपको देख लेना है, देखिएगा, छोटा छोटा न्यूमेरिकल 2 नंबर का, क्योंकि 5 नंबर और 4 नंबर का तो सॉलिड है, क्या आएगा मैं बता ही दूंगा। केवल खेल है 2 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का। तो 2 नंबर के लिए एक छोटा सा
हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अवतल दर्पण है और उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या हमेशा नेगेटिव होता है, ये प्रश्न में नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अवतल दर्पण है मतलब वक्रता त्रिज्या को आपको नेगेटिव लेना है। क्यों नेगेटिव लेना है आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, लेकिन देखो यहाँ पर -20 सेंटीमीटर लिखा है। तो जब भी अवतल दर्पण की बात आएगी वक्रता त्रिज्या को आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। चलिए भाग दीजिएगा, ऋण 10 सेंटीमीटर आएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होता है, आपको अच्छे से पता है। यही क्वेश्चन यदि हम लोग उत्तल दर्पण के लिए बनाएं तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को आपको पॉजिटिव लेना है। ये देख लीजिए प्लस आएगा इसका फोकस दूरी, बिल्कुल सही, आप जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से दर्पण सूत्र पर आधारित भी एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु है। आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और उस प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताना है। तो लीजिए, फिर यहाँ पर अवतल दर्पण की बात आई है। प्रश्न में भले ही 40 सेंटीमीटर नहीं लिखा है, लेकिन है ना, कोई चिन्ह नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर अवतल दर्पण बोला गया है तो वक्रता त्रिज्या नेगेटिव लेना है। और देखो यहाँ पर फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर ना, लेकिन चूंकि अवतल दर्पण बोला गया है इसलिए यहाँ पर उसको नेगेटिव रखना है, नेगेटिव रखना है। तो चलिए यहाँ पर फोकस दूरी पहले ज्ञात कर लीजिएगा। चूंकि अवतल दर्पण की बात हो रही है, नेगेटिव में आया आंसर। अब उसको इस दर्पण फार्मूले में रख दीजिए, हल करके पक्षांतर कर लीजिए। तो यहाँ पर v का मान जो है वो 20 सेंटीमीटर आ रहा है, 20 सेंटीमीटर आ रहा है। तो क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो 20 सेंटीमीटर आ गया ना, 20 सेंटीमीटर आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया, पॉजिटिव आया है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझते हैं आप लोग, इसका मतलब समझते हैं। 20 सेंटीमीटर आया है, पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब दूसरे तरफ बढ़ रहा है ना, तभी वो पॉजिटिव आया है। वस्तु की ओर बनता तो क्या आता, नेगेटिव आता, दूसरी ओर बढ़ रहा है तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। जहाँ तक आवर्धन क्षमता की बात है देख लीजिएगा, आवर्धन क्षमता -v/u कर देंगे, हल करेंगे 2 आएगा, ठीक है। और वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा तभी आवर्धन क्षमता पॉजिटिव आएगा। ये देखिए आवर्धन क्षमता पॉजिटिव आ गया, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, पक्का सीधा बनेगा, क्योंकि v पॉजिटिव है मतलब वो अपोजिट साइड बढ़ रहा है, मतलब आभासी बन रहा है। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ा दिया जाए तो गोली दर्पण की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अच्छे से जानते हो फोकस दूरी पर तरंगदैर्घ्य का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। फोकस दूरी क्योंकि किसके बराबर होता है, r/2 के बराबर होता है, लिखिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी गोली दर्पण को जल में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप दर्पण को जल में डुबाओगे तो उसके वक्रता त्रिज्या में तो बदलाव होने वाला नहीं है। तो जब वक्रता त्रिज्या में मेरे भाई बदलाव नहीं होगा तो फोकस दूरी काहे बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के बाईं ओर, एक अवतल दर्पण है उसके बाईं ओर के आधे भाग को काला कर दिया गया है। दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित है इंटेंसिटी कम हो जाएगी, काहे, वस्तु का प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा किंतु परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल घट गया है मेरे भाई, इसलिए प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी, धुंधला बनेगा मेरे भाई, धुंधला बनेगा। अगला ये देखिए आ गया वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, संभल के, पहली बार इस यूनिट में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। चलिए देखिएगा क्या बोला जा रहा है। रमन कार चला रहा था, ठीक है भाई, उसकी पत्नी सुनीता पास में बाईं ओर बैठी हुई थी, कार में बाईं ओर ही बैठते हैं, सही, अच्छी बात है। सुनीता ने बाईं ओर लगे दर्पण में देखा, देखो कौन सा दर्पण है अभी पता चल जाएगा ना, आगे क्वेश्चन आएगा तो, अभी कुछ देर पहले चर्चा किए थे दर्पण के उपयोग में। तो सुनीता उसकी वाइफ जो है वो बाईं ओर बैठी है और दर्पण में देखा कि पीछे एक महिला स्कूटी में आ रही है और उसकी साड़ी पहिए को स्पर्श कर रही है। सुनीता ने अपने पति को बोला रोकिए रोकिए रोकिए, कार रुकवाया
और उसने कार से उतर करके उस महिला को रोक करके संभावित दुर्घटना से उनको परिचित भी करवाया। देख बहना, ऐसे ना करना, ऐसे करके उसको समझाया। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए आप तैयार हो जाइए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और ये प्रश्न के उत्तर आप ऐसे दीजिएगा कि उधर जो आप पढ़े हो वो आपका मदद करे, निश्चित रूप से आपका मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, सुनीता ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। देखो, यदि उसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं होता तो वो काहे दर्पण में देख के मरे, कुछ भी करो चलो करके चल देता। वो कार को रुकवाए, बकायदा उसको परिचित करवाया, ऐसा है वैसा है ना उनको। तो फिर क्या है उसका मूल्य? सुनीता ने जिम्मेदार नागरिक की दायित्व निभाया, है ना, मतलब जिम्मेदार नागरिक एक मूल्य उसका ये हो गया। दूसरा मूल्य क्या हो गया भैया? सहानुभूति। सहानुभूति, है ना, सहानुभूति दर्शाया, तभी तो कार को रोक करके उसको संभावित दुर्घटना से उनको बचाया है। तो दो आप लोग उनका मूल्य लिख सकते हैं। पहला जिम्मेदार नागरिक और दूसरा, है ना, दूसरों के प्रति सहानुभूति। अगला, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? चलिए, अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए थे ना, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है भैया? उत्तल दर्पण का। क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है भैया? उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, अतः उत्तल दर्पण अधिक दृष्टि क्षेत्र को दिखाने में सामर्थ्य होता है। अर्थात पीछे का जो विस्तृत दायरा है उस दर्पण में दिखता है, इसीलिए वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अच्छी बात है। उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है ना। उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो अब भैया उत्तल दर्पण तो नहीं होगा ना, नहीं होगा, क्योंकि उसमें सीधा बन रहा है, मतलब आभासी है। अब बोलता है, बोले फिर प्रश्न, बोले फिर भैया ठीक है, अब बताइए वास्तविक किस में बनेगा? हम लोग पढ़ चुके हैं ना, किस में बनेगा? अवतल में बनेगा। अवतल में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में कभी नहीं बनता, कभी नहीं बनता। चलिए अगला, एक चैप्टर खत्म। अब हम लोग आते हैं समतल पृष्ठ पर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। चलिए भैया, क्या है अपवर्तन? क्या होता है अपवर्तन? मतलब होता है जब प्रकाश जो है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से भटक जाता है ना, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। नियम क्या है भैया? इसके नियम क्या है? दो नियम है ना। पहला नियम है आपतित अपवर्तित, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा नियम तो जबरदस्त है, पता है? दूसरे नियम को 1621 में डच वैज्ञानिक स्नेल ने ज्ञात किया था भैया, इसलिए दूसरे नियम को स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। और क्या है ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम जो होता है उसको हम लोग ये बोलते हैं आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और अपवर्तनांक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष, ये होता है, एक होता है सापेक्ष। निरपेक्ष मतलब होता है प्रकाश जो है वो वायु से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है ना, मतलब पहला जो माध्यम है वो वायु होता ही है, तो वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। जबकि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको 1μ2 से दर्शाते हैं, नहीं। और ये जो आपेक्ष अपवर्तनांक है, सापेक्ष अपवर्तनांक है, उसको हम लोग चाल की पदों में भी लिख सकते हैं, है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर ये भी होता है प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में
दूसरे माध्यम में, है ना, प्रकाश। पहले तो अपन देखेंगे सी मतलब क्या चीज़ है, सी बटे भी है। सी मतलब होता है निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल, बटा वी लिखा है मतलब अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। जबकि सापेक्ष में यदि हम लोग बात करें तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये दोनों रूप में इसको अपन जानेंगे ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो अच्छे से हम लोग बना पाएँ। इसी प्रकार से कई बार सिद्ध करने के लिए बोल दिया जाता है प्रूव दैट ए म्यू जी इक्वल टू 1/g/μ a। तो व्यापक रूप में एक सूत्र बन जाता है 1/μ2 इक्वल टू 1/2/μ a। चलिए यदि हम लोग आगे की बात करें तो फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन आ जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए शर्तें लिखिए, जरूर तैयारी कर लीजिएगा, परिभाषा तैयार कर लीजिएगा और इसके लिए कंडीशन तैयार कर लीजिएगा। दो ही कंडीशन है भैया, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने चाहिए। ये दो बड़ा ही महत्वपूर्ण शर्त है ना, तभी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, है ना, प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्रांतिक कोण का भी रोल है। क्रांतिक कोण आपतन कोण के जिस मान के लिए, है ना, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उस आपतन कोण के उस मान को ही क्रांतिक कोण बोलते हैं, पता है। और जब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से बढ़ा दिया जाता है तो मेरे भाई प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता नहीं है, उसी माध्यम में पूरा का पूरा वापस आ जाता है, वो भी परावर्तन के नियम का पालन करते हुए। इसी घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद है अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित करना। चूंकि 2 नंबर का ब्लूप्रिंट है, कर लीजिएगा, वैसे मुश्किल है पूछा जाना, लेकिन ये संबंध हमें पता होना चाहिए। म्यू इक्वल टू 1/sin IC। IC मतलब क्या होता है भैया, क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रांतिक कोण है ये ना। तो इसमें क्या होता है, दो चीज़ है, यदि न्यूमेरिकल आएगा तो हो सकता है क्रांतिक कोण दे दें या अपवर्तनांक दे दे, दोनों में कोई एक देगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा। दैनिक जीवन में इसका क्या है भैया उपयोग, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हीरे तो देखे होंगे ना, अरे हकीकत में नहीं देखे होंगे तो फिल्में में तो देखे होंगे ना। हीरे की जो चमक का कारण है ना भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। पानी में वायु का जो बुलबुला चमकते हुए हमें नजर आता है ना, उसका भी रीजन यही है। मृगमरीच का नाम सुने आप लोग ना, सुने हैं ना। ग्रीष्म ऋतु में ना रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर झील या जलाशय होने का भ्रम हो जाता है मेरे भाई, नहीं, उसे पेड़, जब वो दूर से पेड़ों को देखता है तो ऐसे लगता है जैसे पेड़ का प्रतिबिंब उल्टा बढ़ रहा है और झिलमिल झिलमिल कर रहा है, ऐसे लगता है मानो वहीं पर झील हो या तालाब हो, है ना। ये जो भ्रम है ना, ये भ्रम का कारण भी क्या है, भ्रम का कारण क्या है, भ्रम का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाशिक तंतु एक ऐसा युक्ति है ना, डिवाइस है जिसकी सहायता से अपन लोग प्रकाश की जो सिग्नल है ना, उसको सीधे या टेढ़े माढ़े मार्ग से हम बहुत दूरी तक भेज सकते हैं। और ये जो प्रकाशिक तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर बना होता है। इसके प्रमुख 3 भाग होते हैं, केवल भाग जान लीजिएगा। एक होता है क्रोड, दूसरा होता है क्लैडिंग और तीसरा होता है ना, क्या होता है, प्रोटेक्टिव जैकेट। चलिए अच्छी बात है, इसका उपयोग जानिएगा, उपयोग जरूर जानिएगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है भैया, इसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन में होता है, दूरसंचार में होता है। और इसका महत्वपूर्ण उपयोग कहाँ पर होता है पता है, चिकित्सा क्षेत्र में होता है ना। पेट के अंदर जो भी गड़बड़ी होता है
उसको डालने के लिए एक उपकरण आता है, एंडोस्कोपी, है ना, उसके द्वारा अपन अंदर में जो भी चीज़ है उसको बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब देख पाता है और उसका सही इलाज हो जाता है। तो ये तो चिकित्सा क्षेत्र में हो गया, नहीं? और इसका उपयोग तो हम तो जान ही गए कहाँ होता है, दूरसंचार में होता है। और इसका उपयोग विद्युत सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में भी होता है। तो केवल एक या दो उपयोग ही आप लोग जानिएगा, ज़्यादा आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध से संबंधित एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये आप जरूर करिएगा। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, उसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, इसको जरूर करिएगा ना। चलिए आगे मूल्य आधारित क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। इसमें भी मूल्य आधारित बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिएगा। एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन को आने दें। मूल्य आधारित क्वेश्चन को यदि हम लोग जल्दी से ला सकते हैं तो ले आएं। चलिए, क्या है भैया मूल्य आधारित क्वेश्चन इसमें? चलिए, ये मूल्य आधारित क्वेश्चन है ना। चलिए, एक दिन चेतन की माँ को एकाएक असहनीय पेट में दर्द हुआ, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। बहुत अच्छे से करिएगा, 4 नंबर सॉलिड है। डॉक्टर ने परीक्षण के पश्चात तत्काल एंडोस्कोपी के लिए सलाह दी। इसी की मैं बात बोल रहा था ना, जो पेट में जो गड़बड़ी है उसकी जांच करने के लिए एंडोस्कोपी किया जाता है। एंडोस्कोपी की सलाह दी और इसके लिए व्यय का आकलन भी प्रस्तुत किया। इतना पैसा लगेगा, पहले जमा कर दो। चेतन ने अपने माँ अच्छा क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? चेतन ने अपने माँ नहीं, अपने कक्षा शिक्षक के, अब डॉक्टर बोले इतना इतना पैसा लगेगा, एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, तो बालक जो है अपने टीचर, देखो टीचर कितने अच्छे लोग हैं ना, बालक सीधा सीधा डॉक्टर के यहाँ से टीचर से संपर्क कर रहा है और अपनी माँ की समस्या से उस टीचर को अवगत कराया। कक्षा शिक्षक ने धन की व्यवस्था की, भगवान के ऐसे टीचर सबको मिले और वे स्वयं अस्पताल पहुँच गए। देख लो कितने अच्छे टीचर है। यह जानकर कि चेतन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का एक सदस्य है, डॉक्टर ने परीक्षण शुल्क में राहत प्रदान की और परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तैयारी कर लेना आप लोग। तो अब कुछ क्वेश्चन है जिसके जवाब आप लोगों को देना है, इसके जवाब आप लोगों को देना है। चलिए, पहला, एंडोस्कोपी में प्रकाश के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आप लोग समझ गए होंगे, टोटल इंटरनल, अच्छा है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षक के क्रियाकलाप में प्रतिबिंबित मूल्यों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। कितने महान टीचर है। क्या हुआ भैया? शिक्षक ने विद्यार्थी के सामने नैतिक जिम्मेदारी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार एक जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता की जाती है। हाँ, यही मैं बोल रहा था, ऐसी टीचर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, दी गई परिस्थितियों में डॉक्टर की प्रतिक्रिया का आकलन आप किस प्रकार करोगे? डॉक्टर साहब ने बोला, है ना, तो आप क्या मतलब डॉक्टर के प्रति आपकी भावना क्या है भैया? डॉक्टर ने एक गरीब परिवार का सहयोग करके मानवता का परिचय दिया। मानवता का परिचय दिया। वो गरीबी रेखा वाला आता है ना, क्या कार्ड आता है ना जिसमें फ्री में इलाज कर दिया जाता है, वो फ्री में इलाज किया डॉक्टर ने, तो निश्चित रूप से मानवता का गुण उसमें जरूर झलका। अच्छी बात है। चलिए, एक और क्वेश्चन है क्या? सरोज अपने भाई के साथ, जो पेशे से इंजीनियर है, कार में बैठकर जा रही थी। चलिए, सरोज आ गई ना, अपने भाई के साथ कार में बैठी हुई है। मई का महीना था, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ता है। दूर सड़क चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, चमकता ही है, ऐसे प्रतीत हो रहा था, है ना, कहीं दूर जल है। जब सरोज आगे बढ़ी तो पता चला कि जल ही नहीं है। अच्छा, जल ही नहीं है, यह एक भ्रम था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सरोज ने अपने भाई से इसका कारण पूछा। भाई इंजीनियर था, उसने विस्तार पूर्वक समझाकर अपनी बहन के जो शंका है उसका समाधान किया। अब आप जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के शंका का समाधान कर दीजिए।
पहला पूछा जा रहा है, सड़क में जल होने के भ्रम का कारण क्या है? क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। संक्षेप में समझाइए। समझाइए बोल रहा है, मतलब 2-3 वाक्य तो आपको लिखना पड़ेगा। अच्छी बात है। चलिए, कैसे लिखेंगे आप? कैसे लिखेंगे? सड़क में जल होने का भ्रम का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अच्छी बात है। ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी की सतह जल्दी गर्म हो जाती है, अतः पृथ्वी के समीप की वायु परत विरल माध्यम हो जाता है ना, तथा ऊपर की परतें सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। और वही तो शर्त है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त क्या है भैया? सघन से विरल, सघन से विरल होना चाहिए। बिल्कुल यही हो रहा है ना। तो आगे लिख लीजिएगा आप लोग। इस प्रकार ऊपर से आने वाली किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, फलस्वरूप क्या होता है? विलंब से दूर हटती है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। इस स्थिति में किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और जब ये किरणें हमारी आंखों में पहुंचती है तो जिस सतह से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकती हुई दिखाई देती है और वहाँ पर जल का भ्रम हो जाता है। समझाइए बोले थे, इसलिए इतना जरूर लिख दीजिएगा। दूसरा बोला जा रहा है, यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की लंबाई घटती या बढ़ती है ना, और कितने मिनट से बढ़ती या घटती, मतलब मिनट भी बताना है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की लंबाई लगभग 4 मिनट घट जाती। चलिए, सरोज में आप किन मूल्यों का प्रत्यारोपण करोगे? अच्छा, सरोज ने पर्यावरण निरीक्षण, सजगता, जिज्ञासा आदि मूल्यों का प्रदर्शन किया है। कैसे किया भैया? अरे वो बैठी बैठी चुपचाप जा भी सकती थी, क्या मतलब है करके ना, अपने भाई को परेशान किया ना। और ऐसे परेशानी तो, ऐसा परेशान तो सभी भाइयों को, अपने बहनों को करना चाहिए, है ना, तभी तो साइंस के प्रति जागरूकता आएगी, है ना। जिज्ञासा हुआ तो अपने भाई को पूछा, मतलब वो क्या है? जिज्ञासु है। सरोज क्या है? जिज्ञासु है, सजग है। तो 2 चीज लिख सकते हैं, सजगता और जिज्ञासु। चलिए, ये निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन आप तैयार करिएगा। आगे है गोली पृष्ठ से अपवर्तन, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब आने वाला है। गोली पृष्ठ से अपवर्तन। गोली पृष्ठ 2 प्रकार के होते हैं, अवतल गोली पृष्ठ और उत्तल गोली पृष्ठ। चाहे कोई भी, सिर्फ गोली पृष्ठ बोला जाएगा, आपकी मर्जी, आप चाहे उत्तल से बनाना, अवतल से बनाना। ये देखो, ये सूत्र की स्थापना आपको करना है, μ-1/r इक्वल टू μ/v -1/u। इसकी स्थापना करिएगा। लेकिन बोले सर, लेकिन क्या? कई बार क्वेश्चन कुछ कंफ्यूज कर दिया जाता है। कैसे? बोल दिया जाता है एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ1 है, दूसरा माध्यम है जिसकी अपवर्तनांक μ2 है। प्रकाश की किरण μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में पहुंचती है, तब फिर हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा। ये वाला भैया देख रहे हो आप लोग, ये भैया साहब को सिद्ध करना पड़ेगा। μ2 - μ1/r इक्वल टू μ2/v -μ1/u। लेकिन कब करना? जब ऐसे कंडीशन दे दे तब। ऐसे कंडीशन केवल एक ही बार दिया था 2019 में, उसके बाद नहीं दिया है ना, सिंपल। तो सिंपल इसी को आपको करना है। तो इसमें क्या मान के करते हैं हम लोग? प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है ना, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित हो रही है, उसके लिए ये है ना। और इसके करने के लिए देखो, ये आप लोगों को दिया ही गया है, तो ये सब आप अच्छे से करिएगा। इसके बाद है पतले लेंस के अपवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना। ये देखिएगा, ये भी आप जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 -1/r2, ये जरूर करिएगा। इसके बाद है लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक। एक है प्रकाश का रंग। प्रकाश का रंग जो है निश्चित रूप से लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करता है भैया, आपको अच्छे से पता है ना। लाल रंग के लिए फोकस की दूरी, लाल रंग के लिए लेंस की जो फोकस दूरी है वो सर्वाधिक होती है, तो पक्का है बैगनी के लिए क्या होगा? कम होगा। चलिए, दोनों ओर के माध्यम, लेंस को जब द्रव में डुबाते हैं ना मेरे भाई, तो लेंस की फोकस दूरी हमेशा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ये सूत्र आप लोग जानते होंगे, बढ़ जाती है, ये सब आप लोग जानिएगा। इसके बाद आता है लेंस की क्षमता। अच्छा, लेंस की क्षमता आ गया।
है ना, पावर ऑफ लेंस। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही उसकी क्षमता कहा जाता है, अर्थात लेंस की क्षमता बराबर हो जाएगा 1/, फोकस दूरी। लेकिन फोकस दूरी को किस में मापें, मीटर में मापें, तब की बात है। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है ना, वो डायऑप्टर होता है और इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन बात आती है सर नहीं, हम नहीं नापते जाओ मीटर में लेंस की फोकस दूरी को, हम सेंटीमीटर में मापना चाहते हैं, तो ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उस स्थिति में लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर, और यदि मीटर में करना है तो P बराबर 1/f मीटर। इसके बाद फिर सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों से बने हुए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। ये देखिएगा, इस सूत्र की स्थापना करिएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 और f2 फोकस दूरी वाली दो पतले लेंस है, उसको संपर्क में रखा गया है, तो क्या बन गया, संयुक्त लेंस बन गया। मान लीजिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है, तो आपको सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये आपको है ना, ये आपको इसकी स्थापना करनी है, इसकी स्थापना आपको करनी है। इसकी स्थापना करेंगे तो थोड़ा सा यदि हम लोग एनालिसिस में जाएंगे, इसके एनालिसिस में जाएंगे कि भाई दोनों लेंस, जो दो पतले लेंस है, दोनों उत्तल हो तो संयुक्त लेंस बनेगा वो उत्तल ही होगा, और दोनों अवतल है जिसको हम संपर्क में रखे हैं तो नया बनेगा वो भी उत्तल ही होगा। लेकिन बात कहाँ आके फंसेगी पता है, जब एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस को संपर्क में रखें तो संयुक्त लेंस कैसे बनेगा। मेरे भाई यहीं पर ध्यान देना है, यहीं पर आपको ध्यान देना है, तब कैसे होगा, कैसे होगा इसके लिए जानिएगा। यदि हम लोग दो लेंस लिए हैं, मान लीजिए एक लेंस जिसकी फोकस दूरी f1 है, एक लेंस जिसकी फोकस दूरी f2 है। यदि मान लीजिए पहला लेंस को हमने उत्तल ले लिया है जिसकी फोकस दूरी f1 है, और दूसरा लेंस को हमने ले लिया है f2, है ना, जिसकी फोकस दूरी क्या होगा, अवतल लेंस लिए मतलब ऋणात्मक होगा, तो एक उत्तल हो गया, एक अवतल हो गया। और मान लीजिए यहाँ पर जो हम लोगों ने लिया है उसमें f1 का मान बड़ा है, मतलब जो उत्तल लेंस लिए हैं ना उसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है, तो दोनों को संयुक्त करेंगे तो संयुक्त लेंस फिर क्या होगा, क्या होगा पता है, जिसकी फोकस दूरी कम है ना उसकी भांति व्यवहार करेगा। तो किसकी फोकस दूरी कम है, हमने एक उत्तल लिया है जिसकी फोकस दूरी f1, एक अवतल लिया है जिसकी फोकस दूरी f2, और हमने f2 को कम लिया है, f1 को ज़्यादा लिया है, तो कम किसको लिए हैं, f2 को। f2 कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कब, यदि हमने f2 को कम लिया है तब। और ये उल्टा कर दे मान ले, है ना, हमने एक उत्तल लिया है फोकस दूरी f1, एक अवतल लिया है फोकस दूरी f2, और हमने कैसे ले लिया है उसको, हमने f2 को बड़ा ले लिया है, मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी को ज़्यादा ले लिया है, तो कम किसका है, उत्तल का, तो वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और हम लोग जल्दी जल्दी में लिख के आ जाते हैं उत्तल, क्योंकि पानी का बुलबुला उभरा हुआ तो हम उत्तल लिख के आ जाते हैं, गलत है, वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के क्या है, आने दो, क्या है आने दो। अच्छा ये देखो, दर्पण में देखे थे हम लोग कि भाई लेंस के सम्मुख, हम लोग दर्पण में देखे थे, दर्पण के सम्मुख अलग अलग स्थानों पर वस्तु स्थित है, तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेगा, वैसे ही लेंस पर है, वैसे ही लेंस पर है। यदि उत्तल लेंस के सम्मुख यदि वस्तु को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यदि अनंत और 2f के बीच रखें तो कहाँ पर बनेगा, देख लीजिएगा, f और 2f के बीच बनता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर आता है, 2f पर है तो उधर 2f पर बनेगा, और जितनी वस्तु की लंबाई है उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई होगा।
और वस्तु के बराबर होगा उल्टा वास्तविक होगा। तो ये सब आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और इसमें हमेशा हमेशा देखिए, हमेशा लेकिन एक स्थिति को छोड़ करके, ये वाली स्थिति को छोड़ करके, है ना, ये आखिरी स्थिति में ही सीधा बनता है, बाकी हमेशा उल्टा बनता है। देखिए हमेशा उल्टा बनता है एक ही स्थिति को छोड़ के। लेकिन अवतल की यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर अवतल लेंस की, दर्पण की नहीं, लेंस की, तो यहाँ पर छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है, देख लीजिएगा ये। तो ये आप लोग अच्छे से करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भाई, उसको आने दे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, कहाँ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन? ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ गया? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक, उसको आप जरूर करिएगा। ये है, चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये देखिएगा, ये लेंस फार्मूला पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा। देखिए ध्यान देना है, फिजिक्स के सवाल में ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कोई प्लस माइनस नहीं लिखा रहता, आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर देखो एक उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है ये नेगेटिव होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये, है ना, और इसकी वक्रता त्रिज्याएं, है ना। अब देखो उत्तल लेंस की तो दो वक्रता त्रिज्या होगा ना, एक R1 होगा और एक R2 होगा। R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा, उसको इस सूत्र में रखना है, यही सबसे बड़ी चीज है। उत्तल लेंस में R1 का मान हमेशा पॉजिटिव, R2 का मान हमेशा नेगेटिव। हालांकि यहाँ पर 15 और 10 दिया है, लेकिन 15 को पॉजिटिव लेना है और 10 को नेगेटिव लेना है, ये। और इसमें रखिएगा मान को, ये बन जाएगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए अच्छी बात है। और ये मेरे ख्याल से 2 नंबर का है, नहीं तो आना चाहिए, फिर भी उदाहरण नंबर 6 भी आप लोग कर लीजिएगा कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, इसे द्रव में डुबाया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी यदि द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है और कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इसको जरूर करिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग करिएगा। ये देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, इसको 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करके इसकी क्षमता भी बताइए। अब 2 नंबर का है, दोनों चीज तो नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी देखिए पॉजिटिव रखा है, अवतल लेंस की ये देखो, है ना, और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसका, अवतल का नेगेटिव रखा है। देखिए यही समझदारी दिखाना है बस, और ये फार्मूले में मान को रखना बस है, ये देखिएगा। इसके बाद सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए ये क्षमता को 100/8 लिखा है, तो 1 डायऑप्टर आएगा, तो ये आप कर लीजिएगा इसको, है ना। इसके बाद ये देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन, चूंकि इसके ब्लूप्रिंट में 2-2 नंबर का है, तो इसको करिएगा। जल के भीतर वायु का बुलबुला कैसे व्यवहार करता है? मैंने बोला ना, है ना, दिखता उत्तल जैसे लेकिन व्यवहार नहीं करता, व्यवहार करता है वो अवतल लेंस की भांति, ये चलिएगा। इसके बाद इसको करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा। ये चलिएगा, इसको छोटा कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम आ गया है? अच्छा इसको छोटा करिएगा ऐसे। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिएगा। लेंस में 2 फोकस बिंदु होते हैं किंतु गोली दर्पण में केवल 1 होते हैं। चलिए इसका कारण ये दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे में कांच वक्री होता है लेकिन इसकी क्षमता 0 होती है, कारण आप दे दीजिएगा। क्योंकि R1 और R2 का मान उसमें समान हो जाता है, इसलिए ये 0 हो जाता है। इसके बाद प्रिज्म से अपवर्तन के लिए ये जो सूत्र है ना, प्रिज्म से अपवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल m/2 अपान साइन A/2 कर ही लीजिएगा। आएगा इस साल आएगा, इसको कर लीजिएगा। चलिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसको भी कर लीजिएगा। नहीं, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, करिएगा। इसके बाद प्रकाशिक यंत्र में सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी
दोनों की तैयारी कर लीजिएगा। एक का आना 99% तय है, ये करिएगा। 2 बिंदु में इसकी तैयारी करिएगा। एक है चित्र का निर्माण, दूसरा आवर्धन क्षमता। 2 स्थितियों में, पहला अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, जबकि दूसरा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। अच्छी बात है, कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन बनाइएगा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी का और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। जरूर बनाइएगा, जरूर बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अब हम लोग फिर मूल्य आधारित क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। चलिए मूल्य आधारित क्वेश्चन आ जाइए, ये रहा। अच्छी क्वेश्चन है, 4 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन है इस यूनिट से। राहुल के पिता को पुस्तक पढ़ने में कठिनाई होती थी। चलो आप लोग अपने दैनिक जीवन में इसको अनुभव करो। वह पुस्तक को दूर रख कर पढ़ता था, मतलब पास जब लाता था ना तो दिखता नहीं था, बेचारा दूर करके पढ़ता था। राहुल एक विद्यार्थी था, उसे विद्यालय में पढ़ाया गया था। उम्र बढ़ने के साथ नेत्र में नेत्र दोष उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उचित लेंसों का यदि उपयोग करें तो दृष्टि दोषों का निवारण किया जा सकता है। राहुल ने अपने पिता को डॉक्टर के पास जाने को कहा। देखो पढ़ाई काम आ गया ना, आ गया। राहुल की बात को मानते हुए उसके पिताजी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उसके नेत्रों की जांच की और उसे चश्मा दिया। अब राहुल के पिता को पुस्तक पढ़ने में होने वाली कठिनाई से मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई। चलिए अच्छी बात है, मुक्ति मिल गई, है ना। चलिए अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, केवल नाम लिखना है। आप लोग 9वीं में पढ़े होंगे ना। नेत्र दोष जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 2 तो आप लोग अच्छे से जानते हो। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। ये 2 तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। और एक होता है जरा दृष्टि दोष और एक होता है अभिदुंगता। ये 4 दृष्टि दोष होता है, केवल नाम बस लिखिएगा। ये 4 नहीं पूछेंगे, है ना। 2 ही लिखना आप। पहला लिखना निकट दृष्टि दोष और दूसरा लिखना दूर दृष्टि दोष। चलिए दूसरा जो आपके काम का है, राहुल के पिता को किस प्रकार का दृष्टि दोष था। पक्का आप तो जान गए होंगे, है ना। मतलब दूर दृष्टि दोष था। अच्छी बात है। इस दृष्टि दोष का कारण क्या है, इसका कारण क्या है भैया, कारण है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, अर्थात फोकस दूरी का बढ़ जाना। अच्छी बात है। इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दोष से निवारण के लिए नेत्र के बिंदु, निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से अधिक हो जाता। अच्छी बात है। इसके निवारण के लिए ऐसे उत्तल लेंस का उपयोग करें जो सामान्य निकट बिंदु पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को दोष युक्त नेत्र के निकट बिंदु पर बना दें। सीधी सीधी सी बात है। इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग, ज़्यादा लंबा चौड़ा मत लिखिए। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है। इसके बाद है राहुल ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। अच्छी बात है भैया। लड़का पढ़ा क्लास में, जब उसको सारी बातें समझ आई तभी तो उन्होंने अपने पिताजी को डॉक्टर के यहाँ जाने का सलाह दिया। यदि ऐसे वैसे इधर उधर वाला बच्चा रहा तो उसको समझ ही नहीं आता, और समझ ही नहीं आता तो अपने पापा को कैसे भेजता डॉक्टर के यहाँ, नहीं। तो फिर क्या है भैया, सजगता है, सजगता है, बुद्धिमान है, सजग है ना। अच्छी बात है है ना। तो 2 मूल्य आप लोग लिख दीजिएगा, सजगता और बुद्धिमान। मददकारी क्या लिखे आपने, वो तो पिताजी है ना, पिताजी का तो मदद करना ही है, तो मददकारी लिखने की जरूरत नहीं है। 2 लिख दीजिएगा, सजगता बुद्धिमान। अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चन की तैयारी जरूर करिएगा। आइए हम लोग लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रकाश के 3 घटना, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन, ये 3 घटना के बारे में आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। गणितीय विवेचना के आधार पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। हाँ, मैथमेटिकल जो प्रोसेस है उसके द्वारा आप लोगों को आर का मान पहले ज्ञात करना है, उसके बाद आई का मान ज्ञात करना है। आई संपोषी के लिए भी और किसके लिए, विनाशी के लिए भी, दोनों के लिए आपको ज्ञात करना है ना।
तो ये ज़रूर करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। इस साल के लिए दोनों को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद है कला संबद्ध स्रोत। अच्छा, किसको बोलते हैं? उन स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियां समान हो तथा जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत बना रहे। अच्छी बात है। दो स्रोत कला संबंध होंगे यदि वो दो शर्तों का पालन करें। पहला, दोनों से उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियां समान हो और दोनों तरंगों के मध्य कलांतर जो है वो समय के साथ नियत हो। ये रहा कला संबंध स्रोत। इसके बाद आता है प्रकाश का विवर्तन। ये कला संबंध स्रोत यहाँ पर है, देख लीजिएगा, है ना, ये यहाँ पर है, ये ऐसे है। चलिए, इसके बाद है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन है ना, प्रकाश तरंगों के किनारों पर मुड़ने की जो परिघटना है वो विवर्तन। जनरल व्यापक रूप में बोले, कोई भी तरंग यदि अवरोधक या द्वारक के किनारों पर मुड़ जाता है तो इस घटना को हम लोग विवर्तन बोलते हैं। लेकिन प्रकाश के संबंध में बोलेंगे तो यहाँ पर द्वारक और अवरोधक की कोटि तय करना पड़ेगा। और उसकी कोटि क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। और कितना उसकी कोटि? 10⁻⁻⁶ मीटर। मतलब आपका जो अवरोधक है या द्वारक है बहुत ही छोटा होना चाहिए, तभी उसके किनारे से प्रकाश मुड़ जाता है। इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। इसके बाद व्यतिकरण और विवर्तन में 2-3 अंतर, कम से कम 2 अंतर तो आप जान ही लीजिएगा। 2 अंतर आप जरूर कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, अब ध्रुवन कोण से संबंधित एक क्वेश्चन है। ध्रुवन कोण से संबंधित क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, ये जिसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो ध्रुवन पढ़े नहीं है। ये क्वेश्चन पहले से लग गया है। इधर पढ़ चुके हैं क्या ध्रुवन? देख लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, पढ़ चुके हैं। ये देखो, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर यहाँ तक पहुँच गए। अब आ गया प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है भैया? प्रकाश में सममिति का अभाव पाया जाता है। इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ध्रुवन क्या है ये परिभाषित आपको करने आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यहीं पर फिर ब्रूस्टर का नियम आपको लिखना है। ब्रूस्टर का नियम आपको लिखना है। कैसे लिखोगे भैया? कैसे लिखोगे आप लोग ब्रूस्टर का नियम, है ना? चलिए, आप लोग कैसे लिखोगे ब्रूस्टर का नियम? ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू इक्वल टू 10IB, जहाँ पर IB क्या चीज़ है? ब्रूस्टर कोण है। तो ब्रूस्टर कोण ये आप पढ़िएगा और आपको ये सिद्ध भी करना है कि परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। कहाँ पर? ध्रुवन कोण पर। ये ध्रुवन कोण, ब्रूस्टर कोण दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आप प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं? ब्रूस्टर के नियम की सहायता से सिद्ध कीजिए ध्रुवन कोण पर परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। सब मिला के एक क्वेश्चन बनता है, आपको पता चल गया होगा। वो क्वेश्चन आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, जरूर तय कर लीजिएगा। अब इसके मूल्य आधारित क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये लास्ट मूल्य आधारित क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप इसको कर लीजिएगा। चलिएगा, मूल्य आधारित क्वेश्चन आने दो। मूल्य आधारित क्वेश्चन को, कहाँ है मूल्य आधारित क्वेश्चन? देखते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा। आ जाइए भाई, कहाँ चला गया मूल्य आधारित क्वेश्चन? अच्छा, कहाँ चला गया ये मूल्य आधारित क्वेश्चन? चलिए देखते हैं, जब आएगा तब देख लेंगे, है ना। अभी तो फिलहाल ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्रुवन कोण, ब्रूस्टर का नियम आपको अच्छे से पता है, म्यू इक्वल टू 10IB। आपको किसका मान दे दिया गया है? यहाँ पर मान दे दिया गया है आपको ब्रूस्टर कोण का 60 अंश। यहाँ रखना है और ये तुरंत बनता है। पहला, ये 2 सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं। दूसरे में आपको अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। दोनों ही कर लीजिएगा, 2 नंबर के लिए अच्छे बनते हैं, अच्छी बात है। इसके बाद ये बोला गया है कि भाई कुछ 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। कभी कभी रेडियो पर दूर के स्टेशन सुने जाते हैं जबकि पास वाले रेडियो स्टेशन नहीं लगते। इसका कारण यहाँ पर दिया गया है, आप इसको कर लीजिएगा। तीसरा भी कर लीजिएगा, क्योंकि 2-2 नंबर का क्वेश्चन है
तो आप ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसको ज़रूर करिएगा। ये तीसरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये पांचवा आप ज़रूर कर लीजिएगा। छठवां मत करिएगा। सातवां ज़रूर करिएगा। ऊंचे अवरोध के दोनों ओर खड़े व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता, किंतु एक दूसरे की आवाज़ सुन सकता है। कारण आपको अच्छे से पता चल गया होगा, है ना। इसमें क्या है, तरंगों का विवर्तन। विवर्तन के लिए अवरोध के आकार को तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। किसके लिए? प्रकाश के लिए। इसलिए हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन ध्वनि तरंग के लिए, है ना, अवरोधक के विवर्तन के लिए जो ये कोई आपका ये कोटि नहीं चाहिए 10⁻⁻⁶ मीटर, इसलिए वो मुड़ के चलता है। इसलिए सुन तो सकते हैं आवाज़ को, लेकिन एक दूसरे को हम देख नहीं सकते। विवर्तन के दो प्रकार होते हैं, फ्रेनेल और फ्राउनहोफर। दोनों में अंतर जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, है ना, दोनों में अंतर आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए, ये आठवां भी कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। जब दूर से आते हुए प्रकाश के मार्ग में एक छोटा सा वृत्तीय अवरोध रख दिया जाए तो अवरोध की छाया केंद्र में चमकीला धब्बा क्यों दिखाई देता है? विवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। इसको आप कर लीजिएगा। चलिए, ये लास्ट आ गया अब आपका मूल्य आधारित क्वेश्चन। क्या है भैया? रवि अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण देख रहा था। चलिए, 2020 का विश्व कप आने वाला है, वहीं पर रवि अपने दोस्तों के साथ मैच देख रहा था। एकाएक टीवी स्क्रीन पर चित्र हिलने लगा। दोस्तों को उस समय वायुयान के गुजरने की आवाज़ सुनाई दी। वायुयान के गुजरने के पश्चात चित्रों का हिलना बंद हो गया। उसके मन में शंका उठी, क्या चित्रों को हिलने का ऊपर से गुजरने वाले वायुयान से कोई संबंध है क्या? रवि का एक दोस्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने उसकी शंका का समाधान किया। वहीं बैठा था उसका दोस्त, इंजीनियर दोस्त, वो बैठा था, है ना, चूंकि इंजीनियर का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने दोस्त की शंका को दूर किया। ऐसे दोस्त सबको मिले। अब चलो, अब आप लोग इधर के शंका को दूर करो, है ना। चलिए, क्या है भैया? रवि के उस दोस्त जो कि इंजीनियर था, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, अभी इंजीनियर बना नहीं था, उसका क्या है मूल्य भैया? है ना, क्या है मूल्य बताइएगा। जागरूक है, वो जागरूक है क्योंकि अपने साथियों की जो जिज्ञासा है उसको शांत कर रहा है। जागरूक लिख सकते हैं, है ना। बुद्धिमत्ता, है ना, बुद्धिमत्ता आप लोग लिख सकते हैं। तो ये दो मूल्य आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद, क्या चित्रों के हिलने का उड़ते हुए वायुयान से कोई संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। बिल्कुल है, क्योंकि गुजरने के बाद तो बंद हो गया था हिलना। सीधे आने वाले टीवी तरंगों एवं नीचे उड़ते वायुयान से परावर्तित होकर आने वाले टीवी तरंगों के मध्य व्यतिकरण के कारण टीवी स्क्रीन पर चित्र हिलने लग गया। बिल्कुल ठीक है भैया, मतलब कारण क्या है? व्यतिकरण। इसके बाद, अपने आसपास का कोई उदाहरण दीजिए जिसका क्रमांक 2 की घटना से कोई संबंध हो। अच्छी बात है। क्या है, क्या कोई घटना? कोई घटना है? बिल्कुल है ना। आप लोग कपड़ा साफ करते हो तो पानी का बुलबुला तो देखे हैं ना आप लोग, गजरा गजरा, वो चमकता है कि नहीं चमकता है? हाँ, तो वो जो रंगीन साबुन का बुलबुला है वो रंगीन दिखाई देता है। इसी प्रकार से यदि आपके हाथ में कोई मिट्टी तेल वगैरह लगा है और आप उसको तालाब में धोएंगे तो वहाँ पर भी जो लेयर है ना, वो क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। इन सब का कारण क्या है? व्यतिकरण है। तो कोई उदाहरण, ये दोनों में से कोई उदाहरण आप दे दीजिएगा। इसके बाद आप बैठ के ये क्वेश्चन की तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। वाहन चालक के सामने दाईं ओर वाला दर्पण, पक्का इसको तो पढ़े थे, आपको याद है, उत्तल दर्पण ही है। अच्छी बात है। जब प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंबित होता है तो परावर्तन, है ना, आपको अच्छे से बात है। अभिलंबित है तब तो कुछ होता ही नहीं है ना, जीरो होता है। अच्छी बात है। इसी प्रकार से ये बहुत से क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से हाथ की सफाई कर सकते हैं। समतल दर्पण तो आपके कोर्स में है ही नहीं। सीधा अपन ये चौथा की बात करें तो चौथे की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, आपको याद होगा। और ये UV विधि आपके कोर्स में है ही नहीं है। समतल दर्पण है ही नहीं। ये सातवां भी नहीं है आपके कोर्स में। प्रकाशिक तंतु ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उत्तर आप लोग जान ही गए होंगे।
9वां, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो निम्न में होता है। क्या होता है भैया, आप जान गए? अच्छा, है ना। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो निम्न में परावर्तन होता है। मतलब तरंगदैर्घ्य में भी परावर्तन होता है और चाल में भी होता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, दोनों में होता है, दोनों में होता है तो अच्छी बात है ना। चलिए, अच्छी बात है तो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छी बात है तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ के कहाँ पहुँच गए? ये पहुँच गए हम लोग ना। चलिए, क्या बोला गया है? निर्वात में प्रकाश की चाल c मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, आपको याद होगा। एक सूत्र पढ़े थे, आपको याद होगा। क्या पढ़े थे भैया? C/V। वही तो पढ़े थे ना, C/V। तो C बटे हो जाएगा 1.5। चलिए, प्रश्न कुछ गलत है लग रहा है ना। चलिए, इसको छोड़िए। इसके बाद ये देखिए 11 आप लोग पढ़िएगा, उत्तर चयन आप जरूर कर लीजिएगा, है ना। क्या होगा भैया? क्रांतिक कोण बढ़ जाएगी। अच्छी बात है, अपवर्तनांक कम हो जाएगा। गुड। चलिए, ये सब आप पढ़िए और मस्त तय करिए, क्योंकि सारा चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। ये देखिए, उभयोत्तल मतलब जिसके वो ऐसे लेंस जिसके दोनों तल उभरे हुए हों। अच्छी बात है। किसके बराबर होगी? F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू 2r होता है ना। तो ये 40 हो जाएगा इसमें। ये सब है, ये सब करिए आप लोग मस्त अच्छे से। ये सब आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इधर और करेंगे तो समय ज़्यादा हो रहा है। ये सारा चीज़ आप एक एक करके इनको पढ़िएगा, आराम के साथ पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा। सब चीज़ की चर्चा हम लोग आगे कर चुके हैं, है ना, पहले कर चुके हैं। इसके पहले सारी चर्चा हो चुकी है। आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सबसे लंबा जो आपका यूनिट है वो भी बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो मैंने आपको 5 नंबर का और 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने तो बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। जिसका आना तो एकदम तय है, जिसका आना एकदम तय है वही क्वेश्चन ही आएगा। बस सारा खेल आपका 1 और 2 नंबर का है, वो भी आ जाएगा यदि हम लोग इस पूरे वीडियो को एक बार प्यार से सुन लें और एक बार पलट के देख लें तो सारा तैयारी आपका हो जाएगा। और यदि हो जाएगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो वीडियो है मदद करेगा आपके तैयारी में। इस वीडियो में आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं अगले यूनिट 7वां के साथ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।